आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का एक्सरसाइज 4 जो कि टॉपिक है मानचित्र। ये मानचित्र टॉपिक को आज हम लोग पूरा रीडिंग करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारी काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिले, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह यह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सी मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, जब एक एटलस बन जाता है तो एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ नीचे वर्णित किया गया है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें, उस पर कई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इसे गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र पर रूप बिगड़ जाता है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है ये सीटेट में भी पूछा जाता है और बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र। फिर से एक बार पहले भौतिक मानचित्र को ही देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ। भौतिक मानचित्र में क्या क्या आ रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। अब देख लेते हैं, भौतिक मानचित्र देख लिए, अब राजनीतिक मानचित्र देख लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या आता है थोड़ा सा उसको अच्छे से हम लोग नोट करेंगे। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। भौतिक हो गया, राजनीतिक हो गया। अब है ये थीमेटिक मानचित्र।
इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या आता है इसको भी देखेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाला मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार का मानचित्र है, मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरी विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यही तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मतलब वो 10 किलोमीटर था तो 2 सेंटीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैमाने का जानकारी होता है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों का कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग कुछ छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमानों वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे कि आपके गांव, शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा इसको भी देखते हुए चलेंगे। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए की करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि स्थल से यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय कर जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी
तथा बी से ए को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ दें तो यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। जरा ये मैप में समझाया गया है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे उत्तर की ओर दिशा। यहाँ खेल का मैदान है, ये सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पीओए है, फिर यहाँ दुकानें हैं, यहाँ कुआं है, यहाँ विद्यालय है। विकास का घर है, यहाँ दुकान है, शीला का घर, करीम का घर, यहाँ फलोदान है। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ पैमाना कितना हो गया, 50 मीटर। भाई जैसे जैसे बोला गया ये गांव की मानचित्र है। जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे इसमें मैप में बनाया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा 4.2 में प्रधान दिग बिंदु, ये हो गया उत्तर से दक्षिण, यह हो गया पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम हो गया दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व, ये दिया गया हुआ ऐसे। पहले ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब थोड़ा सा दिशा के बारे में देख लेते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष उ डॉट मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 2.2 अभी देखें। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। 1. विकास के घर सामुदायिक केंद्र तथा खेल मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ये है 4.2 दिक् सूचक है, मतलब ये कंपास है एक तरह का दिशा बताने वाला। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चित्र 4.2 भी। प्रतीक। अब प्रतीक के बारे में देखते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीक का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं।
इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ पहले आप फिगर देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे फिर। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये है सिंबल सब है, सूचक जो है, ये सब सिंबल जो है क्या चीज़ का है पता चल देते हैं। सड़कें पक्की और कच्ची सब पता चलता है, ये पक्की है ये कच्ची है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा डीप है, उससे भी डीप ये है, थोड़ा डीप है, और ये भी थोड़ा कम है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये राज्य हो गया, ये जिला हो गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी हो गया इस टाइप का, कुआं हो गया गोल टाइप का, तालाब हो गया थोड़ा सा टेढ़ा, और नहर हो गया ये, और पुल हो गया ये। इससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि सिंबल किसका क्या है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस, पीओ। पोस्ट एवं टेलीग्राफिक एवं पुलिस स्टेशन, पीटीओ, पीएस। सब इस शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप समझ सकते हैं। बस्ती एवं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में तो ये दफनाया जाता है इस टाइप का है, अब बस्ती है तो इस टाइप का है। पेड़, घास, पेड़ इस तरह हो गया, घास इस तरह हो गया, ये सिंबल है। यहाँ पे कुछ कुछ है, इसको भी देखते हुए चलते हैं। सुंदरपुर गांव, इसके आसपास के क्षेत्र, ये वसंतपुर है, यहाँ सुंदरपुर है, यहाँ आरएस है, डुमरी है, पीएस पुलिस स्टेशन है, यहाँ विद्यालय है, सारा कुछ दिखाया गया है कहाँ पे कैसा क्या है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। कुछ प्रतीक 4.3 के में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का पर्वत, देखिए जलाशयों के लिए नीला रंग और पर्वत के लिए भूरा रंग, और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको एक बार और देखते हैं। भूरा रंग जलाशय के लिए भूरा रंग, नीले रंग का जलाशय, भूरा रंग पर्वत और पीला रंग पठार और हरा रंग मैदानों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब रेखा चित्र है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी है, इसको भी देख लेते हैं। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। नदी किस दिशा में बह रही है? डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है? किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? निम्नलिखित में स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ से स्थित है?
छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम और कब्रिस्तान। खाका, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाई जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इतना इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्र आप आसपास पड़ोस ऑनलाइन मानचित्र बनाए हैं। चलिए अब इसका भी लास्ट हो गया। इसका कुछ प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर से। 2 का 1 नंबर से देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र किसमें आता है? तो ये हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र, ख नंबर। 2 नंबर, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने के लिए किया गया था? तो नीले रंग का दिखाने के लिए जलाशय का किया गया था, क नंबर। 3 नंबर, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है क्या चीज़ के लिए? 3 का हो जाएगा ख नंबर, मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। 4th नंबर, पैमाना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर को हो जाएगा मानचित्र के लिए। चलिए आज का टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज ये था 4th मानचित्र, जो कि धीरे धीरे सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 5 है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।